आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रवि जायसवाल, डिग्री से इंजीनियर, दिल से ट्रेडर। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेट 3 की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट 1 सेट 2 की प्रैक्टिस कर चुके हैं और साथ ही चैप्टर 1 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला ऑप्शन है, फॉरवर्ड्स आर OTC कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यह कथन तो सत्य है, यह फॉल्स नहीं है। ऑप्शन बी है, फॉरवर्ड्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाई और सेल एन अंडरलाइंग एसेट at a certain future date for a particular price that is decided on the date of contract। यानी कि ये बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जिसमें बायर और सेलर भविष्य में कौन सा सामान कितने प्राइस पे खरीदेंगे, कितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे, इसका निर्धारण आज ही कर लेते हैं। तो बिल्कुल यह कथन भी सत्य है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही वर्क करते हैं। ऑप्शन सी है, forwards have no default risk as both the contracting parties are committed and are obliged to honor the transaction irrespective of price of the underlying asset at the time of settlement। और ऑप्शन सी कह रहा है कि जब सेटलमेंट की बारी आती है, दोनों ही पार्टी जो बायर और सेलर पार्टी है अपने अपने टर्म कंडीशन को फुलफिल करती है, इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है। तो यह कथन असत्य है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड मार्केट में डिफ़ॉल्ट रिस्क का बहुत बड़ा खतरा होता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क का मतलब है कि बायर और सेलर दोनों में से कोई एक पार्टी अपने एग्रीमेंट को पूरा करने से मुकर जाए, तो इसे हम लोग डिफ़ॉल्ट रिस्क कहते हैं। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ॉल्ट रिस्क हायर साइड पे होते हैं। तो इसीलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ॉल्ट रिस्क होते हैं। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ॉल्ट रिस्क होते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग डैश हैज़ द राइट टू बाई एन एसेट एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। यानी कि यदि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें से किसके पास यह अधिकार होता है कि वह एसेट को पहले से ही निर्धारित किए गए प्राइस पे बाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। सिमिलरली पुट ऑप्शन के भी बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो जो कॉल ऑप्शन के बायर होते हैं उन्हें यह अधिकार मिलता है कि वो किसी एसेट को भविष्य में पहले से निर्धारित किए गए प्राइस पे बाई कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कॉल होल्डर, कॉल राइटर, पुट होल्डर, पुट राइटर। तो जो बायर होते हैं ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में उन्हें हम लोग होल्डर भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉल होल्डर। प्रश्न संख्या 23 है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर सिमिलर टू डैश एज एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स। यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जब भी हम लोग ETF की बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करते हैं, तो यह एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जिसकी ट्रेडिंग शेयर की तरह एक्सचेंज पे की जाती है। म्यूचुअल फंड के केस में क्या होते हैं कि उनके एक यूनिट का जो प्राइस होता है, जिसे हम लोग NAV या नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार फ्लक्चुएट करता है, एक ही बार चेंज होता है। लेकिन जो शेयर होते हैं, जब तक शेयर मार्केट खुला हुआ है सुबह के 9:15 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक, तब तक हर सेकेंड में प्राइस में फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी एक प्रकार के म्यूचुअल फंड ही होते हैं जिनकी ट्रेडिंग एक्सचेंज पे की जाती है और इनका भी प्राइस शेयर की तरह ही हर सेकेंड में फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किस फंड के सिमिलर होते हैं
इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बताया गया है, ऑप्शन ए है एंडोमेंट पॉलिसी। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एंडोमेंट पॉलिसी ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को मिक्स किया जाता है। ऑप्शन बी बॉन्ड्स है, नहीं, ये भी सही आंसर नहीं है। बॉन्ड्स के जरिए कंपनियां पैसा रेज करती हैं, लोन लेती हैं। ऑप्शन सी है एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड है जो फंड मैनेजर के द्वारा एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, तो ये भी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन डी दिया गया है इंडेक्स फंड, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो ईटीएफ होते हैं वो नॉर्मली किसी न किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडेक्स फंड। प्रश्न संख्या 24 है, डैश इज अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर वेयर द अनपेड डिविडेंड इज नॉट कैरिड बट लैप्सेज। यानी कि हमें बताना है कि प्रेफरेंस शेयर का वो कौन सा टाइप है जिसमें यदि डिविडेंड अनपेड रहता है तो उसे आगे कैरी नहीं किया जाता है बल्कि वो लैप्स कर जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं। देखिए, एक होता है इक्विटी शेयर या कॉमन शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। जो लोग इक्विटी में या कॉमन शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कंपनी के ऊपर मालिकाना हक मिलता है आंशिक रूप से, लेकिन जो लोग प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कंपनी के ऊपर हक नहीं मिलता, उन्हें मालिकाना हक नहीं मिलता है। तो फिर इसे प्रेफरेंस क्यों कहा जाता है? तो इसे प्रेफरेंस शेयर कहने का रीज़न ये है कि जब डिविडेंड देने की बारी आती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। साथ ही साथ यदि किसी कारण से कंपनी को वाइंड अप करने की नौबत आ गई है तो कंपनी के एसेट्स को बेच करके कंपनी के ऊपर जो भी उधारी होती है, देनदारी होती है, उन्हें चुकाया जाता है। और यदि उसके बाद कुछ बच जाता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है, फिर लास्ट में बारी आती है इक्विटी या कॉमन शेयर होल्डर की। साथ ही साथ जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जो इक्विटी या कॉमन शेयर होल्डर होते हैं उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और कॉमन शेयर क्या होते हैं। अब आगे प्रेफरेंस शेयर के भी सब टाइप्स होते हैं, तो उसमें से उसी सब टाइप्स में से हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रेफरेंस शेयर है जिसमें डिविडेंड यदि टाइमली ना पे किया जाए तो वो कैरी होने के बजाय लैप्स कर जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पार्टली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, यह इसका सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन बी है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी कि ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसमें डिविडेंड को कुमुलेट नहीं किया जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बाकी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है फुल्ली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, यह भी इसका सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन डी है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यह भी उसका सही उत्तर नहीं है। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। प्रश्न संख्या 25 है, प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है, सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू म्यूचुअली सेटिस्फाई गोल्स ऑफ डैश एंड डैश। यानी कि सिक्योरिटी मार्केट एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो अलग अलग टाइप के लोगों के गोल्स को सेटिस्फाई करते हैं। वो अलग अलग टाइप के एंटिटी या लोग कौन कौन होते हैं? तो ऑप्शन है ए में गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स, ऑप्शन बी बोरोवर्स एंड सीकर्स ऑफ फंड, ऑप्शन सी इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो ऑप्शन ए कहा जा रहा है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स, कहीं ना कहीं ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन का भी काम करती है कई जगह पे। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी में बोरोवर्स एंड सीकर्स ऑफ फंड, बोरोवर्स का मतलब जो पैसा कहीं से रेज करना चाहते हैं, और सीकर्स ऑफ फंड का भी वही मतलब है कि जो पैसे की तलाश में है। तो यह भी इसका सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन सी है इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स। इशूअर्स मतलब कंपनियां, गवर्नमेंट या कोई ऐसी संस्था जिसे पैसे की आवश्यकता है, तो वो पैसा रेज करने के लिए सिक्योरिटी इशू करते हैं। यह सिक्योरिटी इक्विटी भी हो सकता है और बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इशूअर का मतलब यहाँ पे ये है। और दूसरा है इन्वेस्टर्स, जो अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहाँ से रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो इशूअर के और इन्वेस्टर के गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26 है, इक्विटी लिंक्ड डिवेंचर्स आर जनरली स्ट्रक्चर्ड इन अ वे
to give full capital protection with a provision for equity participation to the investors so they don't carry credit risk, state whether true or false। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर होते हैं उन्हें नॉर्मली कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है कि वहाँ पे कैपिटल का प्रोटेक्शन होता है और साथ ही साथ कुछ पार्ट को इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर को एक हैंडसम रिटर्न जनरेट करके दिया जा सके। तो इस वजह से जो इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर होते हैं उनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी डिबेंचर या बॉन्ड होते हैं उनमें क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? तो क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि जिस एंटिटी ने पैसा रेज किया है यदि वो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने में सक्षम नहीं है या इंटरेस्ट अमाउंट रीपे करने में सक्षम नहीं है तो इसे हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं। इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर के केस में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर इस बॉन्ड को खरीदते हैं या डिबेंचर को खरीदते हैं उनके पैसे के कुछ पार्ट को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है जहां से फिक्स्ड इनकम हो और जहां पे प्रिंसिपल के डूबने के चांसेस कम हो। साथ ही साथ रेस्ट अमाउंट को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है जहां से एक बेटर रिटर्न जनरेट किया जा सके। लेकिन ध्यान देंगे भले ही स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से किया गया है कि लग रहा है कि इन्वेस्टर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें क्रेडिट रिस्क है क्योंकि हो सकता है कि वो कंपनी फेल कर जाए, वो प्रिंसिपल अमाउंट ना लौटा पाए या फिर वो इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं कर पाए। तो इसीलिए यह जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। चाहे डिबेंचर का कोई भी फॉर्म हो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क होता ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉल्स। प्रश्न संख्या 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ELDs दैट मीन्स इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स एंड CLDs दैट मीन्स कमोडिटी लिंक्ड डिबेंचर्स। हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ELD और CLD के लिए ट्रू नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस प्रश्न का गलत उत्तर मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ELD और CLD के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब आइए क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है ELDs एंड CLDs आर फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ELD और CLD फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ऐसे डिबेंचर हैं जिनका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है, वो बदलते रहता है। तो यह सही बात है क्योंकि ELD और CLD दोनों में ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट के कुछ पार्ट को इक्विटी में और कमोडिटी में इन्वेस्ट किया जाता है जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है। तो यह कथन सत्य है और हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, ट्रू नहीं है। ऑप्शन बी है ELDs एंड CLDs बोथ कैरी क्रेडिट रिस्क। अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग देख चुके हैं कि डिबेंचर का कोई भी फॉर्म हो उनमें क्रेडिट रिस्क होता है और हमें ऑप्शन में भी दिया गया है कि ELD और CLD दोनों में क्रेडिट रिस्क होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, सत्य है। ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव। तो ऊपर के दोनों ही कथन सत्य हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। प्रश्न संख्या 28 है डिपोजिटरीज आर इंस्टीट्यूशंस दैट होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखते हैं, सेफली होल्ड करते हैं। यह कथन सत्य है। डिपॉजिटरी हमारे देश में दो हैं, एक है CDSL, दूसरा है NSDL और इनका काम है कि जो भी सिक्योरिटीज हैं उनके सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभाल के रखना। तो यह कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 29 है इन राइट्स इशू शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस डैश करेंट मार्केट प्राइस। यानी कि जब भी कोई कंपनी राइट्स इशू करती है तो वो राइट्स इशू के शेयर्स को शेयर के एक्चुअल करंट मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैसे इशू करती है, उससे कम प्राइस पे, उससे ज़्यादा प्राइस पे या उससे इक्वल प्राइस पे। ऑप्शन ए में है अबव, ऑप्शन बी है इक्वल, ऑप्शन सी है बिलो एंड ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो थोड़ी सी चर्चा आइए हम लोग राइट्स इशू के बारे में कर लेते हैं।
कि यदि किसी कंपनी ने पहले से शेयर्स इशू कर रखे हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी ने, और उस कंपनी को फर्दर पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो शेयर इशू करके पैसा रेज करना चाहती है, तो उसे एक ऑप्शन है कि यदि वो नए शेयर इशू कर रही है तो पहले उन लोगों को ऑफर करे अपना शेयर जिन्होंने ऑलरेडी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस तरह के इशू को हम लोग राइट इशू नाम देते हैं। नॉर्मली कंपनियां जब भी राइट इशू निकालती हैं तो वो करेंट मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ही निकालती हैं, और यह लॉजिकली बनता भी है। मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में अभी कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, शेयर मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये, और कंपनी राइट इशू लेकर के आती है 105 रुपये पे, यानी कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कह रही है कि हम लोग नया शेयर इशू कर रहे हैं, आप हमारा ये शेयर 105 रुपये में हमसे खरीद लीजिए। तो इन्वेस्टर लोग क्या कहेंगे कि भाई अगर हमें तुम्हारी कंपनी का शेयर अच्छा लग रहा है तो हम लोग ओपन मार्केट से क्यों नहीं ले, जहाँ पे 100 रुपये में शेयर अवेलेबल है, क्यों हम लोग 105 रुपये पे करने जाएं। तो इसलिए यह लॉजिक भी बनता है कि कंपनियां जब भी राइट्स इशू लेकर के आती हैं करेंट मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में लोअर प्राइस पे राइट इशू लेकर के आती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिलो। प्रश्न संख्या 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडाइसेज, यानी कि इंडेक्स के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो अगेन यहाँ पे हमें बताना है कि इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए है, रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स आर नॉट इंडिकेटेड बाय इंडिसेज, यानी कि रियल टाइम में मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, फियरफुल है, ग्रेडफुल है, इसके बारे में हमें कोई भी पता नहीं चलता है इंडेक्स के माध्यम से। तो यही गलत ऑप्शन है। जो इंडेक्स होते हैं ये रियल टाइम सेंटिमेंट को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो पहला ऑप्शन ही है इस प्रश्न का सही उत्तर। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी और एनी सेक्टर इज इंडिकेटेड बाय द इंडेक्स। बिल्कुल, ये इंडेक्स के द्वारा किसी भी सेक्टर इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसा रहा इसका आकलन कर सकते हैं। तो बी सही है, और हमें बताना है कि इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही नहीं था, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है, परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी कैन बी बेंचमार्क्ड अगेंस्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स, यानी कि आप किसी कंपनी के शेयर के परफॉर्मेंस को इंडेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, यह काम भी किया जाता है इंडेक्स के माध्यम से। एंड ऑप्शन डी है, इंडेक्स गिव्स अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट एज अपोज टू अदर एसेट्स लाइक गोल्ड, डेट, etc, यानी कि इंडेक्स आपको एक कंपैरेटिव व्यू भी देता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में अगर आपने दूसरे एसेट में पैसा निवेश किया होता तो तुलनात्मक रूप से आपका पैसा कहाँ पे बेटर रिटर्न जनरेट करके देता। तो ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बी, सी, डी ये तीनों तरीके के काम इंडेक्स के द्वारा किए जाते हैं। जो ए में बताया गया है कि रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट का पता नहीं चलता है इंडेक्स से, तो यह गलत बात है। रियल टाइम सेंटिमेंट का भी पता चलता है। तो हमें बताना था कि इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए जो दिया गया है वह सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केवल सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं है, सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनमें शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि मेरे चैनल की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और मैं ज़रूरतमंद लोगों को कैटर कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।